एवरीवन, मेरा नाम अमित है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। होता ये है, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हमें बताती है कि सिंपल वेज में कैसे उससे डील करना है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपलर वे में हमें रिप्रेजेंट करके देती है। और वो ऐसा कर पाती है क्लासिफिकेशन की मदद से। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी मेरा रॉ डेटा होता है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंपली ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में। तो अगर क्लासिफाई करके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट करके रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ी, आसानी से काम हो जाना था। दिक्कत ये आती है कि कभी कभी ग्रुप्स में डालने के बाद भी हमारे पास जो डेटा आता है वो बहुत ही बड़ा आता है। वो इतना बड़ा डेटा होता है कि हमारे लिए समझना उसको एक टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि फिगर्स जो होते हैं ना अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम इसीलिए परसिस्ट होती है क्योंकि फिगर्स को समझना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को फिगर्स समझने में दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए और जिससे कि हमारा जो डेटा है वो आसानी से हम समझा सकें, किसी को भी समझा सकें। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम उस डेटा को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें। नॉर्मल डायग्राम नहीं, स्टैट में जो डायग्राम होता है इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम जो होते हैं अपीलिंग होते हैं और कन्विंसिंग होते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे, होमोजीनियस क्लासेस और कैटेगरीज में बांट देते थे। क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट था टेबुलेशन। टेबुलेशन में हम क्लासिफाइड डेटा को टेबल्स में डालते थे, लेकिन टेबल्स में जो डेटा डाला है वो भी कंफ्यूजिंग है, समझ में आए या न आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम उसको और इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। और डायग्राम क्या है, एक तरह से विजुअल प्रेजेंटेशन है डेटा का। तो क्या होता है, जब भी मैं डेटा की बात अगर करता हूँ स्टैट में, अगर मैं डायग्राम्स बनाता हूँ तो वो ग्राफिकल वे में बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करूंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सिंपली मेरे पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस में इक्वल मात्रा में कुछ बार्स लगाए हुए होंगे। ठीक इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगी और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस में भी कुछ इक्वल डिस्टेंसेस पे कुछ मार्क्स लगाए हुए होंगे। तो ये जो चार खाने यहाँ पर बने इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। चार तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ में, हम इन चारों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं जो वीडियो सीरीज बना रहा हूँ इसमें हम पहले क्वाड्रेंट में ही काम करेंगे। ये तो बात होगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपली होता क्या है। अब ये देखते हैं एक्चुअली जो ये ग्राफ्स है वो ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं। ग्राफ एक्चुअली जो मैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करूंगा वो कितने तरह से यूज़ करेंगे, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। ग्राफ जो होते हैं दो तरह से मैंने कैटेगराइज किया। एक ग्राफ जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरा ग्राफ जिसमें टाइम दिया रहेगा हमें। तो इसका मतलब सीधे सीधे है, जब मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, इसका मतलब मेरे को जो डाटा दिया रहेगा उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। या तो वो डेटा डिस्क्रीट होगा या वो कंटिन्यूस होगा। ठीक इसी तरह से जब मेरे को टाइम सीरीज का ग्राफ अगर मुझे बनाना है, वो टाइम सीरीज का ग्राफ मैं तब बनाऊंगा जब मुझे जो भी डेटा दिया गया है उसमें एक एक्सिस में टाइम मुझसे पूछी गई है, या तो मंथ दिया रहेगा या ईयर दिया रहेगा या क्वार्टर दिया रहेगा। तब मैं जो ग्राफ का इस्तेमाल करता हूँ उन ग्राफों को मैं कैटेगराइज करूंगा टाइम सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है कि आखिर ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये सीरीज होती क्या है, तो इसको देखते हैं। दरअसल जो मेरे पास सीरीज आती है वो सीरीज तीन तरीके से मेरे पास आती है, या तो वो नॉर्मल सीरीज होगी या डिस्क्रीट होगी या कंटिन्यूस होगी। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल सीरीज का मतलब ये है जिसमें सिंपली एक मेरे को टेबल दी रहेगी, एक ही कॉलम होगा उसमें, और उसमें मान लेते हैं एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया गया कि बच्चों का वेट दिया गया है केजीज में, 60 केजी, 50 केजी, 51 केजी, दोबारा से 60 केजी, 34 केजी, 48 केजी। तो इतना ये सब लंबा जो ये डेटा मेरे पास आएगा ये नॉर्मल सीरीज है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वेट दिया है। अब इसी को ही, इस डेटा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। छोटा करने का एक तरीका क्या है, जो मेरे पास रिपीटिंग नंबर्स हैं या रिपीटिंग वेट है, जैसे 60 किलो 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख दूंगा। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक बार कितनी चीज़ रिपीट कर रही है या कितनी सारी बार है। जैसे 34 केजीज वेट 3 बच्चों का है, 48 केजी वेट 2 बच्चों का है, 50 केजी वेट अगेन 2 बच्चों का है। ठीक है,
इसको जब मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूँ, नॉर्मल सीरीज को डिस्क्रीट में बदल देता हूँ, तो मेरे लिए डेटा थोड़ा सा क्या होता है, आसान हो जाता है। इसको और अगर मैं छोटे रूप में करूँ तो तब मैं डिस्क्रीट सीरीज से जाता हूँ कंटिन्यूस सीरीज में। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसी चीज को मैंने क्या कर दिया है, इंटरवर्स में डाल दिया है कि 30 से लेकर के 40 तक का वेट कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का है। 40 से 50 तक का वेट 4 बच्चों का है। 50 से 60 तक का वेट 6 बच्चों का है। और 60 से 70 तक के वेट सिर्फ एक ही बंदा है जो 60 से 70 के बीच में आता है। तो ये तो रही बात कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। एक ही सीरीज को हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में बदल सकते हैं, वो एक भारी प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आप ये देखें, नॉर्मल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, 14 बच्चे थे। नॉर्मल में भी 14 बच्चे हैं, एन की वैल्यू 14। डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी को, अगर सारी फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड कर दूंगा तो 14 आएगा, और कंटिन्यूस में भी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 14 आएगा। दोबारा से चलते हैं ग्राफ्स में। हमारे ग्राफ दो तरीके से कैटेगराइज मैंने किया था, फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ होंगे या फिर टाइम सीरीज वाले ग्राफ होंगे। फ्रीक्वेंसी वाले जो ग्राफ होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बेहतर ढंग से दिखाने के लिए मेरे पास इतने सारे ग्राफ्स हैं। या तो मैं हिस्टोग्राम की मदद लूंगा, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मदद लूंगा, या फ्रीक्वेंसी कर्व होगा, या ओजाइव्स का इस्तेमाल करूंगा, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से टाइम सीरीज भी इतने सारे तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जी चार्ट से, रेंज ग्राफ से, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ से। अब हम ये देखते हैं सिंपली, में इसको ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, सिंपली ये देखते हैं हिस्टोग्राम होता कैसा है, पॉलीगन कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाई कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ये देखूँ, ये मेरे पास है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, बेसिकली बार्स टाइप के होते हैं जो आपस में चिपके हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस में लेंथ लिखी है फुट की, यानी बच्चे जो जूता पहन रहे हैं वो 20 से लेकर के 24 सेंटीमीटर का जूता लगभग 3 बच्चों के पैर में आता है। यानी 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो फुट का जो साइज है वो 20 से 24 के बीच में है। तो ये हिस्टोग्राम आसान कर देता है, ग्राफिकल वे में दिखा रहा है मुझे, टेबल्स से ज़्यादा मुझे ग्राफ में ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं एक्स एक्सिस में 24 से लेकर के 26, इसका जो ये बार बना है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, और लगभग 10 के आसपास उसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पैर का साइज लगभग 24 से 26 के बीच में है। तो ग्राफिकल वे में हमें डेटा को समझना और आसान हो जाता है, इसलिए हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और भी ज़्यादा सिंपल वे में हमें रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या किया, सिंपली ये जो हिस्टोग्राम्स था इस पे क्या कर दिया, इसके जो मिड पॉइंट पे जो बी सी डी और ई लिखा हुआ है, इन मिड पॉइंट पे हमने डॉट लगा दिए और उनको आपस में जोड़ दिए। तो हमने देखा एक कर्व टाइप का बन गया, लेकिन इसमें पीकनेस ज़्यादा है, शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसी को ही थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और प्यार से मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी कर्व बना दिया। मैंने क्या किया, ये जो बी सी डी और ई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बी सी डी और ई जो मेरे पास ये पॉइंट्स आ रहे थे, इनको मैंने स्मूथ कर दिया और बना दिया फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व की खासियत क्या है कि सिंपली अगर मेरे को कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी कर्व दी है, मुझे इससे सिमेट्री का पता लग जाएगा कि मेरे पास जो सीरीज है क्या वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, या वो नॉर्मल सीरीज है कि सिमेट्री उसमें बराबर है। अब ये सिमेट्री क्या होती है, स्क्यूनेस क्या होती है, ये हम धीरे धीरे सीरीज में आगे देखते जाएंगे। ठीक इसी तरह से मेरे पास ओजाइव भी होता है, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और सिंपली क्या होता है, ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व की तरह ही होता है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक्स एक्सिस में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में मार्क्स है कि 0 से लेकर 5 तक के मार्क्स इतने बच्चों के आए हैं, 5 से लेकर के 10 तक के नंबर इतने बच्चों के आए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने उनको रख दिया और दो तरह की लाइनें बना दी। खास बात ओजाइव की होती क्या है कि ये इसमें मोर देन और लेस देन बनता है ग्राफ, और जब भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मुझे मीडियन बताता है। ये ओजाइव को कैसे बनाते हैं, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब इसको बनाने का क्या तात्पर्य है, इससे हम चीज़ों को कैसे निकालते हैं, ये भी हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। बाकी अगर टाइम सीरीज़ की बात करूँ तो टाइम सीरीज के जो ग्राफ होते हैं, लगभग 2 ग्राफ मेन है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ की खासियत क्या है कि इसमें एक्स एक्सिस में आप देखिए टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से। और वाई एक्सिस में इंडेक्स नंबर या कोई भी सेल्स दिया रहेगा। तो मुझे एक एक्सिस में
और मोस्टली एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी इस तरह का ग्राफ आएगा कि एक जगह टाइम है, दूसरी जगह कोई नंबर्स दिए गए हैं, तो वो जो ग्राफ बन रहा है वो सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ बन रहा है। ठीक इसी तरह से इसका जो थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, जो कि एक्चुअली बिजनेस या फिर फर्म्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, वो होता है जेड चार्ट। जेड चार्ट को हम जी चार्ट भी कहते हैं। और हम ध्यान से देखेंगे तो इस जी चार्ट में 3 कर्व हैं। ये जो जेड बना रहा है लगभग लगभग ये 3 अलग अलग कर्व होते हैं। ये 3 कर्व क्या होते हैं? एक ओरिजिनल डेटा का कर्व होता है, दूसरा कम्युलेटिव डेटा का कर्व होता है, और तीसरा जो होता है टोटल कर्व होता है, जो कि सब कुछ बता रहा है। इन तीनों कर्व को जब मैं इकट्ठे एक ही ग्राफ में बनाता हूं तो ये कुछ जेड तरह का बनता है। और ये जेड कर्व से हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस का, बूम है या रिसेशन है, इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये तो रहे हमारे डेटा की बात। तो फाइनली हमने आज के टॉपिक्स क्या क्या कवर किए कि डेटा में क्यों चाहिए होता है, हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट कैसा होता है, ओजाइव्स के बारे में देखा, जी कर्व, रेंज ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ, ये सारे के सारे चीज़ें देखे। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इम्पोर्टेंट अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगली वीडियो से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज कैसे निकालते हैं। इसलिए बने रहिए विद मी। थैंक यू सो मच।